आप लोग चाहे तो नोट्स बना सकते हैं इसमें कि साहित्य को जो है देखिए 3 भागों में हम लोग बाँटते हैं। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था। सर 2 मिनट। आवाज़ आ रही है ना? एक पद्य साहित्य, यस सर, यस सर। एक हो गया गद्य साहित्य और एक हो गया चंपू काव्य। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे, ठीक ना? खुद से आप लोग नोट्स बनाएँ। तो पद्य का अर्थ क्या होता है, कोई बताए? कोई पद्य का मतलब बताए? पद्य जो कविता के रूप में रहता है। सही है। पद्य को हम लोग कभी-कभी कविता भी बोल देते हैं, लेकिन पद्य का मतलब सिर्फ कविता नहीं होता है। जी, जिसमें तुक हो, लय हो, ठीक है? पद्य का अर्थ सिर्फ कविता नहीं होता है, अभी हम लोग समझेंगे। तो पद्य के अंतर्गत हम लोग हालांकि कविता को ही पढ़ते हैं, जैसे कविता हो गया, काव्य हो गया, तो ये सब पद्य के अंदर आता है। और पद्य, अच्छा गद्य किसको बोलते हैं, कोई बताए? ऐसी रचना जिसमें रस, छंद, तुक आदि सभी सम्मिलित हो उसको हम लोग गद्य बोलते हैं। गद्य तो उसको नहीं बोलते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा प्रयास है। देखिए, गद्य विधा का हम लोग, गद्य विधा के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, कहानी, और क्या पढ़ते हैं, उपन्यास, और क्या पढ़ते हैं, निबंध सर, निबंध, और क्या पढ़ते हैं बताइए, निबंध पढ़ते यात्रा वृतांत, हैं। और क्या पढ़ते हैं, उपन्यास भी पढ़ते हैं सर। क्या बोले, आलोचना पढ़ते हैं, संस्मरण पढ़ते हैं, डायरी पढ़ते हैं, और बहुत सारी विधाएं हैं, ठीक है? और तो गद्य और पद्य में क्या है कि हम लोग गद्य को गद्य बोलते हैं और पद्य को पद्य, मतलब दोनों में अंतर क्या है, कोई बता सकता है कि पद्य गद्य से किस प्रकार से अलग है? पद को हम दोहों के द्वारा समझते हैं और गद्य वो आपका कहानी में लिखा रहता है विस्तार पूर्वक। चलिए, अच्छा प्रयास था, और कोई बताइए। देखिए, पद्य में सुख हो सकता है, पद्य में छंद हो सकता है, पद्य में छंद हो सकता है, तो गद्य में भी तुक और की बोलना था। देखिए, पद्य में क्या क्या हो सकता है, तुक हो सकता है, छंद हो सकता है, तो गद्य में भी तुक और छंद हो सकता है। पद्य से गद्य किस प्रकार से अलग है, मतलब वो मूल अंतर क्या है जिससे पद्य से गद्य अलग हो जाता है? तुक मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? भाई आपकी वीडियो प्रॉपर नहीं दिख रही है। नहीं देखिए, एक मिनट। तो देखिए, तो पद्य को गद्य से हम लोग लय के द्वारा अलग करते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है तुक क्या होता है?
कोई बता सकता है तुक क्या होता है? देखिए तुक क्या होता है, जो ये बताइए। जो लयबद्ध तरीके से चलता है और जिसका मतलब जैसे लाइन थोड़ा मैच भी करता है। जी, लाइन मैच करता है जिसमें जैसे अंतिम जो लाइन होता है, जैसे एक दो गाना भी है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू उसके बाद उधर चालू हो जाता है, तो ये क्या है, तुक है, ठीक है। छंद होता है जिससे कविताओं को बांधा जाता है, जैसे मात्रिक छंद होता है, वार्णिक छंद होता है, जैसे दोहा है, सोरठा है। तो छंद के माध्यम से हम लोग किसी भी रचना को, जैसे दोहा छंद है, तो एक दोहा का अगर जो गाने का तरीका है, उसी तरह से सभी दोहों को गाया जाता है। तो मतलब छंद जो होता है कविताओं को बांधने का काम करता है। लय जो होता है, लय का क्या मतलब है, बताइए कोई। जैसे कोई कविता चल रही है ना, तो उसी लय में मतलब उसका अगला पंक्ति भी होगा, फिर पहला पंक्ति से रिलेटेड ही दूसरा, दूसरा से रिलेटेड ही तीसरा। वो इसको तो लय। तुक है, वो तो तुक है। अच्छा, लय दूसरा होता है। देखिए, लय हम लोग कहते हैं कि कविता में जैसे हम लोग व्याकरण का जो उल्लंघन कर देते हैं, जैसे हम लोग कोई भी वाक्य बनाते हैं कि अ, कोई भी वाक्य है कि मेरे घर में शाम को एक गाड़ी आती है, तो ये जैसे एक वाक्य है। तो इसमें अगर व्याकरण का उल्लंघन किया जाए, तो गाड़ी आती है शाम को मेरे घर पे, तो ये क्या हो गया, व्याकरण का उल्लंघन हो गया। तो इसको मैं मिटा दूं, हो गया सबका। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो लय मतलब क्या होता है, लय मतलब क्या होता है कि व्याकरण के नियमों का उल्लंघन ही लय है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लय कहते हैं। और लय ही क्या है, गद्य और पद्य का, गद्य और पद्य का सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है। और जो साहित्य की जो तीसरी विधा होती है, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा दूं। चलिए देखिए, और गद्य में साहित्य में हम लोग पद्य पढ़ा, दूसरा गद्य पढ़ा, और एक होता है चंपू काव्य। ये चंपू काव्य क्या है, तो चंपू काव्य मतलब जो गद्य और पद्य मिश्रित हो। सर क्लियर नहीं आ रहा है। क्या फोटो की अब आ रहा है क्लियर, देखिए तो, शायद आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, मैंने तो वाईफाई से कनेक्ट कर लिया। आ रहा है क्लियर। यस सर। देखिए, तो गद्य और पद्य मिश्रित जो विधा होती है उसको हम लोग चंपू काव्य कहते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण और जो अंतिम जो प्रमाणिक रचना मानी जाती है, वो मैथिली शरण गुप्त की है, यशोधरा। ठीक है, तो इसको आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं कि गद्य है क्या, जिस प्रकार से मैंने बोला था कि आगे मैं बढ़ाऊंगा गद्य। आकाश, ये जी, गद्य प्लस पद्य यशोधरा जो है, मतलब वो पहली रचना है जिसमें ये दोनों है। नहीं नहीं नहीं, पहली रचना नहीं है, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। ये हाँ। सबसे अंतिम प्रमाणिक रचना है, इसके बाद चंपू काव्य अच्छा। नहीं लिखा गया है सही तरीके से, जिसको प्रमाणिक माना गया है। अच्छा।
तो अब हम लोग गद्य की ओर चलते हैं, गद्य विधा की ओर। उससे पहले विधा और शैली में अंतर समझ लेते हैं, ठीक ना? कि विधा क्या है? विधा क्या है और शैली क्या है? ठीक है, तो आप लोग को पता होगा विधा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेनरिक। और शैली को स्टाइल। बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड थोड़ा नीचे करिए हाँ, कैमरा के पास। आ रहा आ हाँ। रहा। अच्छा, मैं ले लूंगा हाँ, एक स्टैंड ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब पता है? हाँ, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर, मतलब जैसे एमसीक्यू टाइप। हम्म। हाँ और सब्जेक्टिव जैसे लंबा लिखना पड़ता है। जी, हाँ, ऑब्जेक्टिव का हिंदी जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव को क्या कहते हैं? आत्मनिष्ठ। अब आगे बढ़ते हैं। तो विधा क्या है? तो विधा एक मन स्थिति है, ठीक ना? विधा क्या है? मन स्थिति है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो उदास है। एक मिनट आप लोग रुकिएगा। हाँ, तो कोई व्यक्ति है वो उदास है, तो उस समय पे वो क्या लिखेगा? मैं उदास हूँ। जी, कोई नहीं नहीं, कोई उदास है तो कविता लिखेगा, कहानी लिखेगा, उपन्यास लिखेगा, आत्मकथा लिखेगा, जीवनी लिखेगा, संस्मरण लिखेगा, क्या लिखेगा? तो देखिए, विशेषकर आदमी जब उदास होता है तो कविता ही निकलता है, चाहे गीत ही फूटता है, ठीक है। कोई रोता है तो गीत फूटता है, तो उसमें लय भी होता है, ठीक है। तो मन स्थिति पे लिखी जाने वाली रचना है। कोई आदमी बहुत ज्यादा खुश है, वो कविता भी लिख सकता है, कहानी भी लिख सकता है। और कोई आदमी जो भूखा नहीं है, तो वो क्या लिखेगा? जिसका पेट भरा हुआ है तो वो आलोचना करेगा, समीक्षा करेगा। जो भूखा है वो भूखमरी पे लिखेगा। तो विधा क्या है? एक मन स्थिति वाली रचना है, ठीक है। अ, इसका फॉर्मेट कैसा होता है? ये उपन्यास इसमें लिखा जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग नाटक लिख देते हैं, इसमें हम लोग रेखा चित्र लिख देते हैं, इसमें हम लोग जीवनी लिख देते हैं, इसमें हम लोग कहानी लिख देते हैं, ठीक ना। और शैली क्या होती है? और शैली क्या होती है? शैली मतलब जिस भावना के समय जिस रूप में लिखा गया हो। देखिए, शैली जैसे मैंने बताया कि विधा का संबंध ऑब्जेक्टिव से था, उसी तरह शैली का संबंध सब्जेक्टिव से है, ठीक है। सब्जेक्टिव से कहने का मतलब कि आपने किस तरह से लिखा है, आपका ढंग कैसा है, आपका लिखने का ढंग कैसा है, आपका लिखने का तरीका कैसा है, आपने अपना विचार किस प्रकार से प्रकट किया है। मतलब लिख सकते हैं कि विचार प्रकट करने का ढंग, ठीक है। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं भारतेंदु। भारतेंदु भारतेंदु की काव्य। भारतेंदु जो जैसा लिखते हैं, नागार्जुन उससे बहुत अलग लिखते हैं, ठीक ना। तो सबकी अपनी अपनी स्टाइल है लिखने का, सबका अपना अपना तरीका है लिखने का। उसी को हम लोग शैली कहते हैं। शैली को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक प्रेरक लेखन है, कथात्मक लेखन है, कथात्मक लेखन लिख देता हूँ मैं। प्रेरक लेखन, ये इसका 5 प्रकार है, ठीक है। प्रेरक लेखन है, कथात्मक लेखन है, उसके बाद क्या है? वर्णनात्मक लेखन है, क्या है?
व्याख्यात्मक लेखन है। और क्या है? विश्लेषणात्मक। तो ये शैली के प्रकार है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। भैया बोर्ड एक बार फिर से दिखाइए। नहीं भैया, एक बार बोर्ड फिर से दिखाइए। हाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। वेट भैया, 1 मिनट रुक जाइए ना। जी, तो आप लोग समझ गए बोर्ड होंगे कि नहीं दिख दिख रहा है विधा और शैली में क्या अंतर है। अब जो विधा है वो भी दो प्रकार की हो सकती है। मिटा रहा हूँ, आप लोग जाके यूट्यूब से देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। तो विधा जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? एक प्राकृतिक हो सकती है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। एक ऐतिहासिक हो सकती है। तो कहने का आशय क्या है कि प्राकृतिक और ऐतिहासिक, देखिए, प्राकृतिक जो कि हर काल, हर स्थान, हर समाज पे लिखा गया हो, जो कि हर काल, हर स्थान, हर समाज में लिखा गया हो, ये प्राकृतिक है। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? इसमें हम लोग नाटक देख लेते हैं, इसमें हम लोग कहानी देख लेते हैं। कहानी कहने का मतलब लोक कथा जो गांव में चलती है। इसमें हम लोग गीत देख लेते हैं, जो माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाती है। तो ये प्राकृतिक विधा है। मतलब जैसे बचपन में जो बूढ़े दादा दादी हैं, चाहे माँ बाबू जी हैं, वो लोग बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं, तो वो प्राकृतिक विधा के अंतर्गत आती है। अब ऐतिहासिक विधा के अंतर्गत क्या आती है? जो खास देश काल में आरंभ है, जो किसी खास देश काल में आरंभ हुई है। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे क्या है, तो बताइए। उपन्यास है, जैसे क्या है, सिनेमा है, ठीक है। जैसे उपन्यास कब आया? आधुनिक काल में आया। तो उतार लिया आप लोगों ने इसको, समझ में आया कि नहीं? भैया ऐतिहासिक एक बार फिर से समझाइए ना। देखिए, ऐतिहासिक जो किसी विशेष काल खंड में लिखा गया हो, जो कि पहले नहीं था। जैसे भारतेंदु युग आया तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिला उपन्यास, उसके बाद उसका उपन्यास का हुआ विकास, कहानी का विकास हुआ, नाटक का विकास हुआ, एकांकी का विकास हुआ। तो ऐतिहासिक लेखन का मतलब हुआ जो किसी खास कालखंड में जिसका जन्म हुआ हो, ठीक ना। जैसे सिनेमा साहित्य है, जैसे उपन्यास है, जैसे नारी विमर्श पर लेखन है। हो सकता है आप लोग को अब कम थोड़ा सा दिखे, ब्राइटनेस मतलब। चलिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अब चलते हैं कहानी की ओर कि कहानी क्या है। उससे पहले हम लोग, अच्छा बताइए कोई कहानी क्या है? हम्म, कहानी कोई कल्पना भी हो सकती है जिसमें जैसे किसी घटना पे आधारित या फिर किसी समय में हुआ गया कोई, नहीं होता है, जो माहौल होता है उस पर आधारित होता है।
ऐसा ही ठीक है, कुछ। अच्छा अच्छा प्रयास है। और कोई बताइए। कहानी बहुत कुछ बहुत टाइप में हो सकते हैं, किसी कल्पना पे आधारित हो सकती है, या फिर जो हम लोग के साथ हो चुका उसको भी हम लोग कहानी के द्वारा दर्शाते हैं। स्टोरी, जिसे स्टोरी भी हम लोग कहते हैं, सिनेमा वगैरह में देखते हैं, वो सब भी एक कहानी ही हो गया। चलिए, अच्छा प्रयास था। और कोई बताइए। सर कहानी किसी घटना पर आधारित होकर के बनता है शायद। देखिए, मैं सर बताता हूँ। जैसे कि मैं हमारे साथ कोई घटना हुआ है, वो घटना को लेकर के हम कहानी बनाते हैं। हिंदी साहित्य में कहानी की बात मैं कर रहा हूँ। कि कहानी किसको हम लोग बोलेंगे? आप कोई भी एरा गैरा कुछ लिख दिया तो उसको कहानी थोड़े ना बोलेंगे। अच्छा चलिए, कथा किसको बोलेंगे बोलिए। जिसका भी माइक ऑन है वो म्यूट कर लें। कथा क्या है? जिसे कहानी हिंदी फिल्म में भी के उदाहरण दे हैं। जो बीच में गाना आता है वो पद हो गया, यानी कि कविता। और जो कहानी जैसा जो चलता है फिल्म, तो वो पद गद्य हो गया, यानी कहानी। क्या नाम है आपका? किसने बोला अभी? मेरा तबस्सुम। अच्छा, आपने बोला। ठीक है। मैंने जो जो पूछ रहा हूँ उसको बोलिए। देखिए, कथा का संबंध जो है आदर्शवाद से है, ठीक ना? मैं बता रहा हूँ पूरा। जबकि कहानी का संबंध किससे है? गद्य से। यथार्थवाद से है। अब आदर्शवाद किसको बोलते हैं? ये आदर्शवाद है क्या? यथार्थवाद क्या है? जब इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो क्या होता है इसका मतलब? देखिए, आदर्शवाद जिसमें आदर्श को परिलक्षित किया जाए। सही है। ठीक है। देखिए, आदर्शवाद में हम लोग क्या देखते हैं? यथार्थ मतलब बताइए। यथार्थ मतलब जो जिस स्थिति में है उसे हूबहू वैसे ही चित्रित करना। ठीक है। तो देखिए, आदर्शवाद में हम लोग क्या देखते हैं कि आदर्शवाद में क्या देखते हैं हम लोग कि किसी भी सीख को, किसी भी चीज को शिक्षा के माध्यम से उसमें सीख दिया जाता है। कि जैसे कुछ भी खत्म होता है तो क्या दिया जाता है, इसमें सीख दिया जाता है। जैसे बचपन में कथा हम लोग को सुनाया जाता था, दादा दादी के द्वारा, या कोई भी सुनाता था तो उसके लास्ट में पूछता था बताओ इससे क्या शिक्षा मिली। मतलब इसमें कथा में आदर्शवाद के माध्यम से किसी भी सीख को थोपा जाता है, शिक्षा के माध्यम से कि क्या शिक्षा मिली इससे, इससे उपदेश क्या मिला। और कथा के कुछ आप लोग उदाहरण चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। जैसे पंचतंत्र है। आप लोग को बताना है कि मैं जितना लिख रहा हूँ इसके लेखक कौन है, ठीक ना? कल आपका ये होमवर्क रहेगा। एक हितोपदेश है। आकाश तुम जो लिख रहे हो ना वो बहुत स्पष्ट नहीं दिखता है। अब आ रहा है? तुम बोल दो ना अच्छे से। तो बोल तो रहा हूँ। एक पंचतंत्र है, हितोपदेश है। उसके बाद जातक कथा है। तुम्हारी आवाज आपकी तुम्हारी आवाज आवाज भी भी थोड़ी क्लियर नहीं आ कर रही आती है। है। वेट एक मिनट रुकिए। पंचतंत्र जैसे हो गया, हितोपदेश हो गया, जातक कथाएं हो गया, कथा सरित सागर हो गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कथा के क्या है, उदाहरण है। तो इनके आपको कल लिख के आना है कि इसके रचनाकार कौन है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ।
अब देखिए कहानी का जो संबंध है, कहानी का संबंध किससे है? मैंने बताया था यथार्थवाद से है। यथार्थ का यथार्थ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियलिज्म बोलते हैं। हम्म, ठीक है। हिंदी में गद्य बोला जाता है कहानी को। नहीं 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 नहीं, गद्य विधा के अंदर कहानी आती है। अभी तो मैंने आपको बताया कि गद्य विधा के अंदर कहानी आती है। कहानी का संबंध यथार्थवाद से है। ठीक है। यथार्थवाद को क्या होता है कि जो है जैसा है वैसा ही प्रस्तुत कर देना, यथार्थ को सही रूप में प्रस्तुत कर देना ही यथार्थवाद है। मुस्कान ने क्या बताया था इसका, बता दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं ये कह रही थी कि यथार्थवाद वो होता है जो जिस स्थिति में हो उसे हूबहू वैसे ही चित्रित करना। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा इसका मिल गया। जो जिस स्थिति में हो उसे वैसे ही हूबहू प्रस्तुत करना। उसे हूबहू वैसे ही चित्रित करना। तो इसको हम लोग बोलते हैं यथार्थवाद। ठीक ना। तो कहानी और कथा का सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो कहानी होती है उसमें शिक्षा नहीं दिया जाता है, उसमें जो होता है जैसा होता है वैसा प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसी को हम लोग कहानी बोलते हैं। आधुनिक। ठीक है। अब कहानी का संबंध मतलब क्या इसको बोल सकते हैं कि कहानी क्या है? आधुनिक। कहानी आधुनिक काल में आ गया। ठीक है। और इसमें क्या है? सीख नहीं दिया जाता है, सीख की कोई उम्मीद नहीं होती है। ठीक है ना। इसमें कहानी में अब कहानी के इतिहास को हम लोग जान लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा यहाँ लिखता हूँ मैं। जो कहानी है, तो पश्चिम के एक विद्वान थे, एडगर एलन पो। ठीक ना। तो इनका समय क्या था? समय काल 1809 से लेकर 49 तक। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? कहानी का जन्म दिया था, कहानी विधा लिखने की शुरुआत की थी। इन्होंने शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट को चलाया था। ठीक है। इन्होंने शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट चलाया था। और ये जो लिखते थे, तो कहाँ लिख दो, ये जो लिखते थे इस ये जो लिखते थे, इनका जो लेखन जो शैली था, इनका जो तरीका था, तो जासूसी टाइप के कहानी लिखते थे। ठीक ना। जासूसी भरी कहानी लिखते थे। और क्या लिखते थे ये साइंस फिक्शन की कहानी लिखते थे। यहाँ लिख दे रहा हूँ। साइंस फिक्शन जैसे, साइंस फिक्शन में क्या हम लोग देखते हैं? जैसे आ गया आपका स्पाइडरमैन आ गया। ठीक है। जैसे फ्यूचर का, फ्यूचर के बारे में कुछ है जिसमें साइंस आधारित है, जिसमें वैसी कहानियां जो मतलब लगे कि ये सही नहीं है, मतलब यथार्थ नहीं है इसमें। ठीक है। तो साइंस फिक्शन का मतलब जिसमें साइंस जुड़ा हुआ हो, साइंस फिक्शन से कहानी लिखते थे एडमंड को। और जासूसी भरी कहानी लिखते थे शुरुआती दौर में। तो ये पश्चिम की विधा है जो कि इधर आई है, भारत आई है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। दे दो ना। देखिए अब आता है कि कहानी के तत्व। तो कहानी के कितने तत्व है, कोई बताइए। कोई बताइए कहानी के कितने तत्व हैं?
छह छह तत्व। कौन कौन से हैं? पात्र, कथा वस्तु, देश काल, या उसे वातावरण भी कह सकते हैं। देश काल या से वातावरण भी कह सकते हैं। और चलिए कथानक या कथोपकथन। मैं बताता हूँ, ठीक है। तो कहानी के जो 6 तत्व हैं, एक जैसे हो गया उद्देश्य। मैं सबको डिफाइन करूंगा कि क्या होता है उद्देश्य। दूसरा हम लोग ले सकते हैं शिक्षा कथानक। भारत। तो देखने दीजिए। दूसरा हो गया कथानक और कथा वस्तु, यानी प्लॉट एंड थीम। तीसरा हो गया पात्र या चरित्र। जो बोलिए। चौथा क्या हो गया? वातावरण। संवाद। हाँ हाँ, लिख रहा हूँ। चौथा हो गया वातावरण। पांचवा लिख सकते हैं भाषा शैली, किस प्रकार की भाषा में लिखा गया है। और छठा हो गया संवाद या कथोपकथन। ठीक है, लिख लिया आपने इसको? मैं एक एक करके मैं बता रहा हूँ। लिख लिया आपने? मिटा दो। देखिए, सबसे पहला आता है उद्देश्य। किसी भी कहानी को लिखने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी भी कहानी को लिखने का क्या उद्देश्य है। मतलब उद्देश्य में क्या होता है कि कोई भी जो कहानीकार है, तो उसका अपना एक दर्शन होता है, विचारधारा होती है। ठीक है। तो कोई भी कहानी जो कहानी होती है, जो अच्छी कहानी होती है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि उसमें जो दर्शन है, जो कहानीकार का जो दर्शन है या विचारधारा है, वो थोपा हुआ नहीं हो, उस कहानी के माध्यम से थोपा हुआ नहीं हो। कैसा हो? थोपा हुआ ना हो तो घुला हुआ हो। तो उद्देश्य का मतलब होता है कि कहानीकार का उद्देश्य क्या है, और आ, कहानी का लिखने का उद्देश्य क्या है, और उसकी जो विचारधारा है, दर्शन है, वो थोपा हुआ ना हो, घुला हुआ हो। ठीक है। अब अगला हम लोग चलते हैं कथानक और कथा वस्तु पे। ठीक है। तो जैसे हम लोग लेते हैं कथा वस्तु। क्या होती है कथा वस्तु, कोई बताइए। कथा वस्तु इंग्लिश में क्या कहते हैं? थीम बोलते हैं। क्या होता है कथा वस्तु का मतलब? बताइए कोई।
देखिए मैं बता रहा हूँ कि कथा वस्तु मतलब बोल सकते हैं कहानी की विषय वस्तु। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रोक के आप लोग सुधार सकते हैं, ठीक है? तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। कहानी की क्या विषय वस्तु, क्या कहने का मतलब है कि कहानी की जो विषय वस्तु है वो विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय मतलब जैसे क्या है, गोदान है। जैसे एक कहानी है यही सच है, आपको बताना है कि ये जो यही सच है कहानी ये किसकी है। गोदान तो एक उपन्यास है, ठीक है? यही सच है जो कहानी किसकी है। जैसे प्रेमचंद की एक कहानी है, प्रेमचंद की सभी कहानी मान लीजिए, ठीक है? अ, कुछ कहानी को छोड़ के, जैसे बूढ़ी काकी है। पर गोदाम जी मैंने अभी बताया ना कि अ, गोदान तो गो- उपन्यास है। मैं बता रहा हूँ हाँ विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है कि जो जो विश्वास करने योग्य हो, जो आपको समाज में आसानी से दिख जाता हो, ठीक ना? तो कहानी कहानी की विषय वस्तु कैसी हो सकती है, एक और अविश्वसनीय भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अविश्वसनीय भी हो सकती है। मतलब क्या करने का आशय है कि जिसका जिसका जो घटना है वो काल्पनिक है, चरित्र भी क्या है, काल्पनिक है। तो आशा करता हूँ कि कथा वस्तु समझ आ गया होगा कि जिसमें विश्वसनीय कथा वस्तु होता है उसको अच्छी कहानी मानी जाती है, ठीक है? तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आता है कथानक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं। तो जो कहानी है, तो कहानी को हम लोग अच्छा या बुरा या कह सकते हैं कमजोर या बहुत अच्छा कैसे कह सकते हैं। तो इसको हम लोग जैसे बांट लेते हैं कि कमजोर कहानी कैसी होगी और अच्छी कहानी कैसी होगी, ठीक है? तो कमजोर कहानी अ, जिसका या विराम गति या विराम कहिए, ठीक है? अलग अलग दोनों है। गति या विराम कैसा हो, तेज हो या धीमा हो, ना अधिक तेज हो जिसका कथानक का गति या विराम बहुत तेज हो या बहुत धीमा हो, कमजोर कहानी है। जबकि जिसमें जिसका गति या विराम कैसा हो, सहज हो, उसे अच्छी कहानी मानी जाती है, कथानक के अंतर्गत पढ़ते हैं। घटना या चरित्र क्या अधिक हो या कम हो, बताइए। ना अधिक ना कम। जी, तो अच्छी कहानी में कैसा होगा, न अधिक हो और न ही कम हो। तो इसमें कैसा होता है, जो खराब कहानी होती है संख्या अधिक होती है और संख्या बहुत ही कम होती है। संख्या कैसी होती है, अधिक होती है या बहुत ही कम होती है। और क्या हो सकता है कि जो कथानक में बिखराव होता है, ऐसी कहानी जिसके कथानक में बिखराव होता है वो कमजोर कहानी कहलाती है। जिसका कथानक जो होता है उसमें कसा होता है वो अच्छी कहानी कहलाती है। जिसका संबंध निर्वाह अच्छा होता है वो अच्छी कहानी कहलाती है। इसको आप नीचे लिखिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ। जिसका संबंध निर्वाह अच्छा हो
तो अच्छी कहानी है। तो आशा करता हूँ आप लोग कहानी कथानक और कथा वस्तु को समझ गए होंगे। अब आते हैं पात्र या चरित्र पे। इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दो ना। देखिए, हाँ। तीसरा आता है पात्र या चरित्र, दोनों की बात है। तो कैसा पात्र होना चाहिए? एक आदर्श पात्र हो सकता है, एक स्वाभाविक पात्र हो सकता है, एक परतंत्र पात्र हो सकता है, एक स्वतंत्र पात्र हो सकता है। तो इस तरह के जो पात्र होते हैं, वैसी कहानी को कमजोर कहानी माना जाता है, जबकि जो स्वाभाविक और स्वतंत्र टाइप के पात्र होते हैं वैसी कहानी को अच्छी कहानी माना जाता है। ठीक ना। अब अगला आता है वातावरण। समय को भी ध्यान में रखा जा रहा है, इसलिए तेज तेज बताया जा रहा है। किसी को अगर समझने में दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अरे क्या लिखिए। वातावरण। वातावरण कहने का क्या अर्थ है कि जो कहानी है उसका परिवेश कैसा है। वो प्राकृतिक है, वो सामाजिक है, या उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। या वो जो कहानी है वो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है। तो वातावरण का ये अर्थ होता है कि कोई भी कहानी है, जैसे आप उपन्यास को लेके चल सकते हैं, जैसे गोदान है, मेलाचल है। तो इस तरह के उपन्यास में, एक कहानी में आप देख सकते हैं जिसमें वातावरण का मतलब वातावरण से कह सकते हैं कि ऐसी कहानी या उपन्यास जिसमें आप पढ़ के बता सकते हैं कि इसका घर कहाँ है, उसका घर कहाँ है, या आप बता सकते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा था, कैसा कहानी है। जैसे एक उपन्यास है, आपको बता रहा हूँ, अ, मेलाचल तो है ही, उसमें बता पाएंगे कि किस तरह आरोहन से। आरोहन कहानी ले लो, आरोहन कहानी का उदाहरण ले सकते हो, जी, जी, आरोहण कहानी जिसमें देखिए। पहाड़ी क्षेत्र का। हाँ, तो उसमें वातावरण का अच्छा चित्रण किया गया है। ठीक है। अब आती है भाषा शैली। क्या है भाषा शैली? कि भाषा शैली पात्रानुकूल हो। मतलब जिस प्रकार का आपका चरित्र है, पात्र है, उस प्रकार की भाषा हो। जिस प्रकार का चरित्र है या जिस प्रकार का पात्र है वैसी भाषा हो। जैसे कोई किसान है, तो वो जिस प्रकार से बोलेगा, कोई अनपढ़ है वो जिस प्रकार से बोलेगा, पढ़ा लिखा जिस प्रकार से बोलेगा, दोनों में अंतर होता है। तो कहानी में भी वैसे ही चित्रित किया जाए तो वैसा भाषा शैली होता है। अच्छा, और क्या देख सकते हैं कि जो कहानी या उपन्यास, देखिए ये जो तत्व है, कहानी के तत्व, ये उपन्यास पे भी होते हैं। ठीक ना। और जब आप पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, तो इसमें एक और तत्व जुड़ जाता है, रंगमंच। है ना? तो ये जैसे उपन्यास। शब्दों से ही भाषा की शैली परिवर्तन होता है। जी, समय के अनुरूप, समय के अनुरूप, जी जी समय के अनुरूप, समय स्थान के अनुरूप, समय स्थान के अनुरूप भाषा शैली का चेंज होना। जैसे आधुनिक काल है, तो उसकी जो भाषा शैली होगी, तो उसमें कुछ इंग्लिश के शब्द आ जाएंगे, यानी तद्भव के शब्द।
अब जो आप वैदिक सभ्यता की कहानी लिख सकते हैं, उसमें तत्सम प्रधान शब्द आ जाएँगे, ठीक ना? तो ये होती है भाषा शैली। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मतलब जिस प्रकार का समय होगा वैसे भाषा शैली का उपयोग करना चाहिए और पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। भाषा शैली समय पे निर्भर करता है, वो वातावरण पे भी निर्भर कर सकता है। जी, जो जी, जी। जिस जैसे चलिए, अब आता जो है लेखक जिस वातावरण से होंगे, उनकी भाषा का प्रभाव भी वैसा ही होगा। कथोपकथन या क्या लिखा था? संवाद। ये क्या होता है कि जब एक पात्र दूसरे पात्र से कहानी में बात करते हैं तो उसको हम लोग संवाद कहते हैं। तो चरित्रों की सीधी बात, इसको हम लोग संवाद कहते हैं, ठीक ना? तो ये कैसा होना चाहिए? मतलब आप लोग कहानी में क्या चाहते हैं कि लंबा लंबा संवाद हो या छोटा संवाद हो? तो जो ना अच्छी बहुत कहानी, विस्तृत, ना बहुत संक्षिप्त। हाँ, तो न बहुत विस्तृत न बहुत संक्षिप्त, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं छोटे संवाद, ठीक है? जिससे समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चित्र कहना क्या चाह रहा है। अब इतना छोटा ना हो कि समझ में ना आए और इतना लंबा ना हो कि बोरियत हो जाए। तो जो संवाद है वो कैसे होना चाहिए? जी हाँ, भाषा शैली के प्रकार भी हैं। मैं उसको अगले दिन बता दूंगा, ठीक है? शैली के प्रकार मैं अभी आपको बता सकता हूँ, ठीक है? तो जो संवाद है वो कैसे होनी चाहिए? चुस्त होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। तो ये कहानी के तत्व समाप्त हुए, ठीक ना? आपको ये मिटा दूं? हाँ, चलिए, मिटा सकते हो। हाँ, अभी आपने पूछा कि शैली क्या है, मतलब आपने भाषा शैली पूछा। मैं आपको शैली बता देता हूँ कि शैली के 5 प्रकार होते हैं। अभी तो मैंने बताया ना कि प्रेरक लेखन, कथात्मक लेखन, वर्णनात्मक लेखन, व्याख्यात्मक लेखन, विश्लेषणात्मक लेखन। और प्रेरक लेखन हमको लगता है बहुत कम को समझ में आया होगा। प्रेरक लेखन हो सकता है बहुत लोगों को समझ में भी आया होगा। जैसे उसमें देख सकते हैं कि जैसे विज्ञापन होता है, जैसे संपादकीय होता है, जैसे पुस्तक की समीक्षा होती है, जैसे कुछ प्रेरक निबंध भी होते हैं, वो प्रेरक लेखन के उदाहरण है। तो जिसमें कोई भी लेखक जिसमें कोई भी लेखक अपनी बात को मनवाने के लिए जोर देता है, वो प्रेरक लेखन है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट? चलिए, आज का आप लोग प्रश्न नोट कर लीजिए। आप लोग को सबमिट करने के लिए कल टाइम दिया जाएगा। आप लोग को 50 से 100 शब्द में लिखना, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। कहानी और कथा में अंतर क्या है, ठीक है? ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आप लिख लीजिए, बस इसको छोड़ दीजिए। एक ही प्रश्न आप करके आइएगा कल, इसको ज़्यादा नहीं। सर आप क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं इसको लिख दूंगा। इसमें आ रहा क्लियर? कितने ठीक शब्दों नहीं रहे। 100 शब्द में आप लिख के आइएगा, ज़्यादा क्यों लिखेंगे? कम ही लिख के आइए। मैंने आज समझाया ना आप लोग को। आवाज स्पष्ट नहीं है, मुझे लगता है बारिश होने के कारण सबका नेटवर्क थोड़ा-थोड़ा खराब है, तो ग्रुप में भी प्रश्न को डाल देना। जी, जी, ग्रुप में भी मैं प्रश्न को डाल दूंगा। और मुझे लगता है, अब आ रही है आवाज? हेलो? हाँ, आ रही है। मुझे लगता है मेरा, हाँ, तो ठीक है। किसी का कोई सवाल हो तो बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा अभी तक जितना भी हुआ।
और इसको मैं जितना भी हुआ आज का, इसको मैं यूट्यूब में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, किसी का अगर कुछ छूटा हो तो। और कुछ नोट्स होगा इस पे तो वो भी मैं डाल दूँगा। तो बताइए किसी का कोई सवाल हो तो? हाँ, मैं बस ये कह रही थी कि कहानी को बतलाए, कहानी की कथा वस्तु बतलाए, तो जो प्रमुख कहानी की जो परिभाषा है, जिन्होंने जिनकी परिभाषा को प्रमुखता से रखी जाती है, आज नहीं तो कल जिस पे दिन समय मिले उस पर भी थोड़ी बात होनी चाहिए मेरे अनुसार। मतलब क्या बोले आप? फिर से बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि आप जब कहानी विधा को बताएं तो कहानी क्या है इस पर बात किए, फिर उसकी कथा वस्तु और शिल्प, ये सारे तत्वों पे बात हुई। तो मैं ये कह रही थी कि कहानी की जो परिभाषा है ना, जिनको बहुत महत्ता मिली है, जिनकी परिभाषा को, उस पर भी एक दिन बात होनी चाहिए। तो आपको जिस भी दिन समय मिले उस पर भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, कहानी की परिभाषा यही ना कि मुख्य जो हाँ। आलोचक हैं या हाँ, विद्वान हैं, उनके कहानीकार। क्या मत हैं, उन्होंने क्या परिभाषाएँ दी हैं। ठीक है, इसको जब फिर अगला नामवर सिंह की जो परिभाषा है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो ठीक इसलिए है, मुझे लगता मैं है अगले दिन जो लूँगा ना तो उसमें जब मैं बताऊँगा कि हिंदी की पहली कहानी क्या है और कहानी और उपन्यास में क्या तुलना है, तो उसमें कुछ मैं इस तरह का जो है कहानी की जो परिभाषा है इसमें मैं जोड़ दूँगा। उसके बाद फिर आगे अगले जी, अगले धन्यवाद। अगले क्लास में हिंदी कहानी का इतिहास को देखेंगे और प्रेमचंद पूर्व कहानी, बस इतना तक देखेंगे। मतलब अभी मोटा-मोटी लेके हम लोग चल रहे हैं, पूरा डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक ना? तो आप लोग देख लीजिएगा, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आज के लेक्चर से। ठीक है, तो अब आज समाप्त किया जाए? मुझे लग रहा था कि 1 घंटा में नहीं होगा, 2 घंटा इसमें समय चाहिए। फिर भी मैं तेज़-तेज़ करके निकल गया। तो आज समाप्त किया जाए। हाँ, पर